हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इवोपरेटर। आज हम लोग इवोपरेटर के बारे में जानेंगे कि इवोपरेटर क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इवोपरेटर, कि इवोपरेटर का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवोपरेटर के बारे में, जानते हैं इवोपरेटर क्या है। तो इवोपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इवोपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इवोपरेटर हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है, हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। जैसे कि जिस सिस्टम को हमको ठंडा करना है, पूरा रेफ्रिजरेटर सिस्टम में जिस सिस्टम को हम लोग को ठंडा करना होता है उसको हम लोग इवोपरेटर कहते हैं, इवोपरेटर कहते हैं। सम टाइम इसको हम लोग चिलर भी बोल सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। तो हम लोग इवोपरेटर ये हो गया, हीट एक्सचेंजर हम लोग लेकिन इसको हमेशा बोल सकते हैं हीट एक्सचेंजर इवोपरेटर ही होता है। तो इवोपरेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। इवोपरेटर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड इज़ यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम एयर। इसमें क्या करते हैं, जो एयर है, जो मेरा एटमॉस्फेयर है, जो सिस्टम है, उससे हीट को निकालते हैं। वाटर और अदर सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस से ये हीट निकाल सकता है। इवोपरेटर में हम लोग बेसिकली यही करते हैं। जैसे कि आपको पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पता है कि इवोपरेटर कौन सा सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे उस सिस्टम से हीट को ले करके किसको देता है, रिफ्रिजरेंट को, और वो रिफ्रिजरेंट हीट को कैरी करके बाहर चला जाता है। रिफ्रिजरेंट को हीट कैरी करके बाहर चला जाता है, यही काम है इवोपरेटर का। तो और नीचे देखते हैं, इट एक्ट एज ए हीट एक्सचेंजर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। तो ये हीट एक्सचेंजर भी है that transfer heat from the substance being cooled to be a boiling temperature, कि जिस सबस्टांस को हमको ठंडा करना है उससे क्या करेंगे, हीट को ले करके हम लोग किसी दूसरे सबस्टांस को दे देंगे। तो यही काम है हीट एक्सचेंजर का और यही काम है इसका यहाँ पर में इवोपरेटर का। अगर हम लोग इवोपरेटर का टाइप देखेंगे तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन और एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन बोले तो एक ऐसा कन्वेक्शन प्रोसेस होता है फोर्स, जिसमें हम लोग जब फोर्स करते हैं, एक बाध्य करते हैं किसी को कन्वेक्शन प्रोसेस होने के लिए, हीट का ट्रांसफ़र होने के लिए फोर्स्ड करते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन होता है जब कोई भी चीज़ खुद नेचुरली प्राकृतिक रूप से ठंडा होगा तो उसको हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन बोलेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं कि फोर्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फोर्स्ड कन्वेक्शन, कि फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप यूजेज अ फैन। हम लोग किसी फैन का मदद करते हैं, कोई पंप का मदद करते हैं टू फोर्स द लिक्विड बीइंग कूल्ड ओवर द इवोपरेटर, कि इवोपरेटर में वो लिक्विड ठंडा हो, है ना, या वो सिस्टम ठंडा हो। इसके लिए या तो आप फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं या पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपको कोई बॉयल वाटर है, उसको आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप क्या कीजिएगा, उसको फूकिएगा। आप अगर फूकिएगा तो मतलब आपने क्या लगाया, फ़ैन लगाया। तो अगर आप उसको हवा दीजिएगा, फ़ैन दीजिएगा, तो वो पानी क्या होगा, ठंडा होगा, मतलब वो सिस्टम क्या होगा, ठंडा होगा। तो आपने क्या किया, फोर्स किया, उसको बाध्य किया कि वो जल्दी ठंडा हो। तो इसको हम लोग फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलेंगे। या फिर आपने पंप का इस्तेमाल किया या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंट का इस्तेमाल किया तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। बट नेचुरल कन्वेक्शन टाइप क्या होगा, नेचुरल कन्वेक्शन टाइप हैज़ द लिक्विड बीइंग कूल्ड फ्लो नेचुरली टू द इवोपरेटर। ये प्राकृतिक रूप से होगा ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द चिल्ड एंड वार्म लिक्विड। जैसे गर्म पानी ही आप ले लीजिए एग्जाम्पल, गर्म पानी को क्या कीजिए, गर्म पानी को आप बस हवा में रख दीजिए, खुले एटमॉस्फेयर में रख दीजिए। अगर आप खुले एटमॉस्फेयर में रखिएगा तो क्या होगा, उसका जो वेपर है वो डेंसिटी उसका हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो वो क्या होगा, वेपर बाहर निकल जाएगा, डेंसिटी अलग होने की वजह से, तो वो वाटर से अलग हो जाएगा। और जब वो अलग हो जाएगा तो क्या होगा, अलग हो जाने की वजह से वो क्या होगा, ठंडा होगा, क्योंकि वो जो वेपर निकल रहा है वो हीट को कैरी कर रहा है, हीट को लेके जा रहा है। तो ये कहलाएगा नेचुरल कन्वेक्शन। आपने उसको फूका तो नहीं, फ़ैन तो नहीं लगाया या फिर कोई एक्सटर्नल पंप भी नहीं लगाया, तो ये प्राकृतिक रूप से ठंडा होगा। तो इसको हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन टाइप का इवोपरेटर कहेंगे। बस आपको बेसिकली इवोपरेटर में ठंडा कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को, वो सिस्टम आपका डिज़ायरेबल सिस्टम है, उसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट देखिएगा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो आपको जो भी पढ़ना है वो सब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही पढ़ना है। तो आपको मिलेगा क्या क्या, बेयर ट्यूब एंड प्लेट इवोपरेटर। बेयर ट्यूब का मतलब है एक ट्यूब है जिसको हम लोग, बेयर का मतलब आप समझते हैं नंगा ट्यूब, तो एक ट्यूब है जिसमें कोई भी हम लोग कोटिंग वगैरह नहीं किया हुआ है, तो बेयर ट्यूब है। प्लेट इवोपरेटर या फिर प्लेट इवोपरेटर है। फील्ड इवोपरेटर है। सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर है ना। एंड फ्लडेड एंड ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर है। तो दीज आर द 4 टाइप ऑफ इवोपरेटर जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको पढ़ना है।
जिसमें आपको सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर में भी मतलब हर एक में और भी इन लोगों का भी अलग अलग कैटेगरी हो गया है। जैसे सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर का भी आ जाता है, एक स्ट्रेट इवोपरेटर, एक होता है यू शेप्ड इवोपरेटर एंड मेनी मोर, बहुत तरीके का होता है, विथ बैफल प्लेट, विथआउट बैफल प्लेट एंड मेनी मोर, बहुत सारा होता है। लेकिन हम लोग को बेसिकली कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये 4 टाइप का पढ़ना है। आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए कि बेयर ट्यूब टाइप इवोपरेटर में क्या होता है, प्लेट इवोपरेटर है, फील्ड इवोपरेटर है, सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर है। हम लोग में बस जैसे बेयर ट्यूब में आप बेयर ट्यूब इस्तेमाल करेंगे, प्लेट ट्यूब में प्लेट ट्यूब इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जितना भी ज़्यादा आप सरफेस एरिया इंक्रीज कीजिएगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन होगा उतना आसानी से मेरा क्या होगा, सिस्टम ठंडा होगा। तो जो परफॉर्मेंस है इवोपरेटर का वो राइज करेगा। तो हम लोग यही करते हैं। जैसे फिन इवोपरेटर, फिन्स का इस्तेमाल तो आप जानते हैं कि फिन्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, रेट ऑफ कूलिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो फिन्स इवोपरेटर है इसका यही काम है कि कूलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो कूलिंग इफेक्ट को ये ज़्यादा से ज़्यादा करता है फिन इवोपरेटर, तो फिन इवोपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर में भी हम लोग यही करेंगे। सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर में भी हम लोग बैफल प्लेट का इस्तेमाल लगाते हैं, बैफल प्लेट, ताकि जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लिक्विड रहे या फ्लूइड रहे, जिस सिस्टम को हमको, जिस चीज़ को हमको ठंडा करना है वो चीज़। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेयर ट्यूब एंड प्लेट सरफेस। बेयर ट्यूब एंड प्लेट सरफेस इवोपरेटर, बेयर ट्यूब एंड प्लेट सरफेस। सबसे पहले हम इस एक एक पॉइंट जानते हैं, बेयर ट्यूब एंड प्लेट सरफेस का पॉइंट जानते हैं। तो सबसे पहले इट हैज़ द इंटायर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ इवोपरेटिंग रिफ्रिजरेंट इनसाइड। जैसे रिफ्रिजरेंट क्या है, ट्यूब के अंदर है। आपको पहले बताया बेयर ट्यूब मतलब आपने ट्यूब का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो ट्यूब है उसके अंदर क्या है, रिफ्रिजरेंट है। अगर वो हवा के कांटेक्ट में रहे, ठीक है, ट्यूब जो है वो बेयर है, उसमें कोई भी तरीके का कोटिंग नहीं किया हुआ है। अगर ये हवा में रहे, कौन, ट्यूब, अगर ये ट्यूब हवा में रहे तो क्या होगा, जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है, जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, हवा के कांटेक्ट में है तो इट हैव द इंटायर सरफेस इन कांटेक्ट विद द इवोपरेशन, है ना, इवोपरेटिंग रिफ्रिजरेंट इनसाइड। रिफ्रिजरेंट क्या है, अंदर में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्राइम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि सरफेस इवोपरेटर है ये। मतलब जो भी कूलिंग हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, सरफेस के द्वारा हो रहा है। जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लीजिए, एक डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक पाइप है, पाइप के अंदर हम लोग का जो रिफ्रिजरेंट है वो फ्लो कर रहा है, यहाँ रिफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। तो रिफ्रिजरेंट अगर गर्म होगा तो ये हीट किसको देगा, पाइप को देगा, पाइप को देगा। अब ये पाइप क्या करेगा, रेडिएट करेगा हीट बाहर को, तो इसलिए वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो मेन जो कूलिंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, सरफेस के कारण। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट बोला क्या कि प्राइम सरफेस इवोपरेटर, प्राइम सरफेस इवोपरेटर कि ये क्या है, सरफेस इवोपरेटर है। मेन इसका फंडा है सरफेस से कूलिंग करना। इजी टू क्लीन, ये आसान होता है साफ़ सुथरा करना इसको। सरफेस कांटेक्ट एरिया इज लेस, इसमें जो सरफेस कांटेक्ट एरिया है वो बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल हम लोग हर जगह नहीं करते हैं बेयर ट्यूब का। सरफेस कांटेक्ट एरिया लिमिटेड है, लेस है, कम है, सरफेस कांटेक्ट एरिया कम है। जैसे एक पाइप है, केवल अगर हम लोग पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, कम होगा ना, सरफेस एरिया कम होगा। जैसे कि अगर आप उसका एग्जांपल देखिएगा डायग्राम से, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये मेरा एक इवोपरेटर बना दिया मैं। अब इसमें क्या करेंगे कि ये मेरा पूरा इवोपरेटर का सिस्टम है। यहाँ पे जैसे पाइप से मेरा रिफ्रिजरेंट जा रहा है, एक इस साइड से जा रहा है, इस साइड की ओर जा रहा है, रिफ्रिजरेंट ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से मेरा रिफ्रिजरेंट जो ठंडा होगा, इस तरह से अगर नंबर्स ऑफ पाइप रहेगा, इस तरह से अगर नंबर्स ऑफ पाइप रहेगा, सब के सब ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो भी कूलिंग होगा वो सिर्फ इतना ही सरफेस से होगा, इतना ही सरफेस से होगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें प्लेट भी इंसर्ट कर दें, इसमें पूरे बीच बीच में प्लेट का भी इंसर्टिंग अगर हम लोग कर देंगे तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट होगा, और उतना अच्छा मेरा इवोपरेटर काम करेगा, उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा इवोपरेटर का। ठीक है ना, तो हम लोग यहीं पर यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हो गया वो सरफेस एरिया कम होता है अगर हम लोग केवल पाइप का बात करेंगे तो।
तो इसीलिए यहाँ बोला कि सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया इज लेस, लिमिटेड एप्लीकेशन, हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बेयर ट्यूब आर मेड अप ऑफ कॉपर ट्यूब और स्टील ट्यूब। जो बेयर ट्यूब है, जो ट्यूब हम लोग बना रहे हैं, वो ट्यूब किस मटेरियल का बनाना होना चाहिए, तो वो किस मटेरियल का होना चाहिए, कॉपर ट्यूब होना चाहिए या तो स्टील का बना हुआ ट्यूब होना चाहिए। ठीक है, कॉपर ट्यूब इज यूज्ड फॉर द लो, कॉपर ट्यूब इज यूज्ड फॉर लो रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी। अगर आपका रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी कम है, मतलब जो वेपर जो गर्म हो रहा है, जो हीट एक्सेप्ट करके ला रहा है, हीट एक्सेप्ट करेगा जो मेरा रिफ्रिजरेंट, वो अगर कम करेगा, कम कब करेगा, जब रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी कम होगा। तो रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी अगर कम होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉपर ट्यूब। और अगर हम लोग का, क्योंकि कॉपर ट्यूब का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसीलिए ऐसा बोला गया। एंड स्टील ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर हाई रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। स्टील ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हीट बेयर कर सकता है, झेल सकता है, इसीलिए हम लोग स्टील को हाई रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप इसका डायग्राम देखिएगा तो ये रहा डायग्राम, कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इस तरह से स्टील का बस पाइप लगाया हुआ है, और ख़ास ये वाला देखिए आप, यहाँ पे स्टील का पाइप लगाया हुआ है, इस तरह से फ्लो करता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से बस पाइप को हम लोग इस तरह से रोटेट करते 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 लाए हुए हैं, और इसी तरह से रोटेट होगा जिससे कि सरफेस कूलिंग होगा यहाँ पे। तो यही है अपना बेयर ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर इसमें प्लेट इवोपरेटर अगर लगेगा, तो प्लेट इवोपरेटर में क्या होगा कि इसमें भी सरफेस कूलिंग होगा। प्लेट इवोपरेटर में भी सरफेस कूलिंग होता है, और प्लेट इवोपरेटर बिल्कुल सेम होता है बेयर ट्यूब टाइप इवोपरेटर का। बस डिफरेंस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें सरफेस को इंक्रीज करा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए प्लेट की मदद से हम लोग बस सरफेस को राइज कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं, ताकि सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट रेफ्रिजरेटर के साथ बढ़ जाए, है ना, सरफेस कॉन्टैक्ट बढ़ जाए। तो अगर ये सरफेस कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा हीट को वो एक्सेप्ट करके बाहर लेके आएगा, और हम लोग को उतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड हम लोग को मिलेगा, उतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं। तो हम लोग प्लेट इवोपरेटर में यही करते हैं, हम लोग प्लेट का इस्तेमाल करके बस इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कराते हैं। बाकी फंक्शन लगभग सबका सेम है। अगर आप इसके बाद देखिएगा फिन इवोपरेटर में जब हम लोग फिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिन इवोपरेटर कंस्ट्रक्शन आर बेयर ट्यूब कॉइल अपॉन विच फिन्स, जो बेयर ट्यूब कॉइल्स है उसके साथ साथ हम लोग फिन्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको प्लेट के बारे में बताया कि प्लेट भी बिल्कुल क्या है, प्लेट इवोपरेटर भी क्या है, बिल्कुल सेम है, किसकी तरह, बेयर ट्यूब टाइप हीट इवोपरेटर की तरह है। और बेयर ट्यूब टाइप के इवोपरेटर में ही बस हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेट का इस्तेमाल करके सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। सेम उसी प्रकार फिन्ड इवोपरेटर में भी क्या करेंगे कि हम लोग उसमें इस्तेमाल करेंगे फिन्स का, और उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कराएंगे। मेटल प्लेट्स यूजुअली एल्युमिनियम का होगा। मेटल प्लेट्स किस चीज़ का बना होगा, एल्युमिनियम का होगा। आर बीइंग इंस्टॉल्ड, और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये एल्युमिनियम का बना होगा। ओवर द बेयर ट्यूब मेटल्स फिन्स आर इंस्टॉल्ड, ओवर द बेयर ट्यूब मेटल्स फिन्स आर इंस्टॉल्ड। ठीक है, ओवर द बेयर ट्यूब मेटल्स फिन्स आर इंस्टॉल्ड। इसमें हम लोग बेयर ट्यूब मेटल्स में फिन्स का भी हम लोग जोड़ देते हैं, बेयर ट्यूब टाइप में फिन्स को जोड़ देते हैं। इसमें शेप साइज स्पेसिंग कैन बी एडोप्टेड फॉर बेटर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसमें जो शेप और इसका जो स्पेसिंग है, जो गैप है, वो गैप को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो सके, बेटर हीट रेट ऑफ ट्रांसफ़र हम लोग को मिल सके। ठीक है, एक्सटेंडेड सरफेस इवोपरेटर, सरफेस इवोपरेटर्स को हम लोग इसका एक्सटेंड करेंगे, सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा रिफ्रिजरेंट के, सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा रिफ्रिजरेंट के, और जितना ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा हीट को एक्सेप्ट करेगा, और बेटर कूलिंग इफेक्ट हम लोग को मिलने वाला है, बेटर कूलिंग इफेक्ट हम लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप फिन्स की तरह लगाया हुआ ये फिन्स है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये फिन्स है। फिन्स एक्चुअली आपको देखने के लिए मिलेगा, आप अगर आप रेडिएटर देखे होंगे या फिर ट्रक या बस का जो आगे साइड में अगर आप देखे होंगे तो एक इस तरीके का चीज़ आपको देखने के लिए मिला होगा,
कि एक जालीदार टाइप का ब्लैक कलर का होता है, जिसमें हम लोग पानी भी डालते हैं, रेडिएटर में पानी भी डालते हैं, वो इंजन को ठंडा करता है। तो वो भी एक क्या है, इवोपरेटर है। वो भी क्या है, रेडिएटर एक इवोपरेटर है। उसी प्रकार यहाँ पर जो इवोपरेटर है वो उसका भी सेम यही फंक्शन है, उसका भी फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही सेम है। हम लोग बस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करा रहे हैं और उसके सरफेस एरिया के बेसिस में ही उसका परफॉर्मेंस डिसाइड हो रहा है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है ना। वो कितना अच्छा से कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा वो इसका सरफेस एरिया ही डिसाइड करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि सेल एंड ट्यूब टाइप है, ट्यूब टाइप इवोपरेटर। तो अभी तक आपको फिन्स के बारे में समझ में आ गया कि बेटर कूलिंग इफेक्ट मिलता है। हम लोग इसमें एग्जांपल भी देख लिए हैं और इसका इसका बेटर कूलिंग इफेक्ट मिलता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और इसका जो कॉन्टैक्ट है और स्पेसिंग है, जो एक दूसरे के बीच में जो गैप है, क्योंकि फिन्स अगर सटा हुआ रहेगा तो भी कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो फिन्स को में बीच में गैप भी होना चाहिए, क्योंकि उसको हीट को कहाँ छोड़ना है, एटमॉस्फेयर में। तो फिन्स के बीच में गैप भी होना चाहिए। अगर वो गैप मेंटेन नहीं रहेगा तो कूलिंग इफेक्ट नहीं मिल पाएगा अच्छा से। अगर हम लोग सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर अगर देखेंगे, ओके, तो नेक्स्ट हम लोग सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर देखेंगे। सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर, ओके, नेक्स्ट वीडियो में सेल एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर हम लोग सेल एंड ट्यूब टाइप के बारे में जानेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।